जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण का उन पर प्रभाव, उनकी पारस्परिक क्रियाएं और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु, सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषयों का अध्ययन होगा? तो जीवों की उत्पत्ति का, उनके विकास का, उनकी क्रियाकलाप का, उनकी रचनाओं का, वातावरण पर उनका क्या प्रभाव है और उनकी पारस्परिक क्रियाएं वातावरण के साथ क्या है, और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु की भी जो है चर्चा जीव विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। जीव विज्ञान को एक विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो अरस्तु को है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया है। तो अरस्तु ने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन विशेष रूप से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया था। इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने विशेष रूप से जीव विज्ञान का अध्ययन किया था। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी, बायोस माने लाइफ, लोगोस माने स्टडी और डिस्करेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता जरूर कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो वैज्ञानिकों ने किया था। 1801 में पहले जो वैज्ञानिक थे लैमार्क थे, और ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के निवासी थे लैमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक जर्मनी के थे जो कि ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम 1801 में प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, बोटैन हर्ब्स, तथा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, जून बराबर एनिमल, लोगोस माने स्टडी, ये जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। एक कौन सी? एक है वनस्पति विज्ञान, दूसरी है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को ही बॉटनी कहते हैं, प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। तो ये जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो गई, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये बॉटनी, जो कि वनस्पति विज्ञान है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्टस नामक वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटिनम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। तो ये थियोफ्रेस्टस जो हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिया प्लेंटरम। इस पुस्तक में उन्होंने 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी इसीलिए कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटरम, जिसमें 500 किस्म के पौधों का वर्णन उन्होंने किया। इसी योगदान के चलते थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस होगा। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। तो थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान में काम किया था, पौधों के क्षेत्र में, और अरस्तु ने जो जीवों के क्षेत्र में काम किया है, जूलॉजी। तो इसीलिए इनको जो है अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम।
इन्होंने भी लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए अरस्तु को भी जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क जो कि फ्रांसीसी थे और टेबिरस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी अर्थात वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस, जिन्होंने पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लेंटिनम, जिसमें 500 पौधे की किस्मों का वर्णन किया है। और जूलॉजी के पिता हैं अरस्तु, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसमें जो है 500 प्रकार की किस्मों के जंतुओं की किस्मों का वर्णन किया है। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस का है। लिनियस ने अपनी पुस्तकों जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमस नेसुरी और क्लालेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया और बाइटेनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत तथा जंतु जगत में विभाजित किया। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था तो जॉन रे नाम के वैज्ञानिक थे, लेकिन जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान कैरोलस लिनियस का था। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी, जिसमें जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमस नेचुरी, क्लालेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बाइटेनिका इनकी पुस्तक है। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, सिस्टेमा नेचुरी, यही एक पुस्तक है जिसमें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा। सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने एक जगत बनाया पादप जगत, जिसको कहा इन्होंने प्लांट किंगडम, और दूसरा जगत बनाया जीवधारियों का, जिसको एनिमल किंगडम कहा। तो दो जगत इन्होंने बनाए, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का पिता जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः आर.एच. हट्टेकर द्वारा 1969 में प्रकाशित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और पांचवा है एनिमिलिया। तो एक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लिनियस, जिसको टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, इन्होंने किया। दो वर्गीकरण, एक पादप जगत, एक जंतु जगत, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण इन्होंने किया। दूसरा आया परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण। ये जो द्विजगत वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लिनियस ने। पहला जगत पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। अब इस द्विजगत के स्थान पर एक नया जो है विभाजन किया आर.एच. हट्टेकर ने। तो परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अब किसने ले लिया? आर.एच. हट्टेकर ने 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली, इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 भागों में बांट दिया। तो आर.एच. हट्टेकर ने 1969 में एक जो है जगत प्रणाली लॉन्च किया, जिसमें संपूर्ण जगत को 5 विभागों में बांट दिया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप,
चौथा है कवक और पांचवा है एनिमिलिया। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार का जगत का वर्गीकरण है, इसको बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो आर.एच. हट्टेकर को जाता है। इन्होंने कब बांटा? 1969 में। तो 5 जगत का वर्गीकरण एक बार और देखते हैं। तो आर.एच. हट्टेकर ने 1969 में संपूर्ण ये जो द्विपरंपरागत जगत की व्यवस्था चली आ रही थी, तो उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, इसको प्लांटी भी कहते हैं, चौथा कवक फंगी और पांचवा एनिमिलिया। आप इन पांचों के बारे में देखेंगे। तो पहला जो आता है मोनेरा आता है। मोनेरा, तो मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। तो मोनेरा जगत में जो है सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे, जिसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ये सभी आएंगे, और तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। किस जगत में? मोनेरा जगत में। तो मोनेरा जगत में विशेष रूप से जीवाणु आएंगे, साइनोबैक्टीरिया आएगा, आर्कीबैक्टीरिया आएगा तथा तंतुमय जीवाणु भी आएंगे। प्रोटिस्टा की बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव थे और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, और विशेष रूप से एक कोशिकीय जीव इसमें रहते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में है। पादप भी है और जंतु भी है। ऐसा जो है बीच का एक जीव है वो युगलीना है, और युगलीना किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। तो प्रोटिस्टा में जो है 2 प्रकार की व्यवस्था है जीवन पद्धति की। एक सूर्य से प्रकाश लेकर के मतलब अपना भोजन बनाने की, और एक प्रकाश के अभाव में भी इतर पोषी। तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय आएंगे जीव, और विशेष करके जलीय जीव आएंगे, और यूकैरियोटिक जीव इसमें आएंगे। यूकैरियोटिक जलीय और एक कोशिकीय आएंगे। पादप एवं जंतु के बीच का जो युगलीना है वो भी प्रोटिस्टा जगत में ही आता है। यहाँ 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित होती है। एक सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं सूर्य के प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। अब बात करते हैं तीसरे जगत की, जिसका नाम है पादप जगत, प्लांटी। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव भी सम्मिलित होते हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं। तो पादप जगत में कौन कौन से आएंगे? तो सभी प्रकार के रंगीन जीव आएंगे, बहुकोशिकीय जीव आएंगे, प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आएंगे, जिसमें शैवाल है, मांस है, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत का हिस्सा हैं। तो पादप हो गया। चौथा है कवक। तो कवक में पहले एक बार और इनका तुलनात्मक देखते हैं। मोनेरा में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक जीव और तंतुमय जीवाणु भी आएंगे। प्रोटिस्टा में युगलीना आएगा और एक कोशिकीय जीव और प्रायः जलीय जीव और यूकैरियोटिक और युगलीना, और सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित आएंगे। पादप में कौन आएगा? तो पादप में बहुकोशिकीय आएंगे, सभी रंगीन जीव आएंगे, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आएंगे, जिसमें शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा पुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत में आएंगे। अब चौथा है कवक। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। तो मोनेरा जगत में भी प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक था और कवक जगत में भी यूकैरियोटिक है। तो इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। तो कवक में परपोषित जीव सम्मिलित किए जाएंगे और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाएंगे, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये क्या करते हैं? अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं। ये सभी इतर पोषी होते हैं
ये इतरपोषी हैं, और ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। कवक क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और इतरपोषी होते हैं। इसकी कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। किसकी? कवक की। तो कवक की कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। एनीमिलिया की बात करते हैं तो एनीमिलिया में, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक आएंगे। एनीमिलिया में कौन आएंगे? सभी बहुकोषीय जंतु आएंगे, समभोजी आएंगे, यूकैरियोटिक होंगे वो। उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाएंगे इसमें। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं। किसको? एनीमिलिया को मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। एनीमिलिया में कौन कौन से आएंगे? तो हाइड्रा आएंगे, जेलीफिश आएंगी, कृमि आएगी, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव सभी एनीमिलिया जगत के अंग हैं। तो एक बार और देखते हैं एनीमिलिया में कौन कौन? हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर और पक्षी स्तनधारी जीव एनीमिलिया में आएंगे। ये सभी बहुकोशिकीय होंगे और समभोजी होंगे। यूकैरियोटिक, ये कवक जो है यूकैरियोटिक होगा, परपोषी होते हैं और अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं। इतरपोषी भी हैं, परजीवी, मृतोपजीवी होते हैं और इनकी कवकों की कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। पादप में सभी रंगीन, बहुकोषीय, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं इसमें। और शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा पुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत में आते हैं। विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव किसमें? पादप जगत में। बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो इस जगत में विविध प्रकार के कोशिकीय जीव आएंगे और प्रायः जलीय जीव आते हैं और यूकैरियोटिक जीव इसी में सम्मिलित होते हैं। पादप एवं जंतु के बीच का जो एक जीव है युगलीना है। यहाँ पर दो प्रकार की जीवन पद्धति पाई जाती है, एक सूर्य के प्रकाश में सुपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे, जिसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तो ये परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान किसने लिया था? तो आर.एच. हट्टेकर द्वारा 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया था। इसके अनुसार 5 जगत में वर्गीकरण सभी जीवों का किया गया है, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा कवक, पांचवा है एनीमिलिया। अब बात करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण की एक बार। तो जीवधारियों को वर्गीकरण को वैज्ञानिक जो आधार दिया था तो जॉन रे ने दिया था, और लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश के जो वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस का है, जो 1708 से लेकर के 1778 तक रहे। लिनियस की प्रमुख रूप से पुस्तकें हैं जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लालेस प्लांटेरम एवं फिलोसोफिया बोटेनिका है। और इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा था, पादप जगत, जंतु जगत। इसीलिए इनको जो है वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम होता है तथा दूसरा शब्द जाति नाम होता है। पहला शब्द कौन सा है? वंश नाम है, जेनेटिक नेम, और दूसरा है जाति नाम, स्पेसीज नेम। तो इस प्रकार से दोनों वंश और जाति मिलकर के एक नाम का जो है उत्पन्न करते हैं। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकी वैज्ञानिक का भी नाम लिखा जाता है। तो पहले होगा वंश नाम, दूसरा जाति नाम, और तीसरा जिस वैज्ञानिक ने खोज की उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है। जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने इस जाति का सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है, तो वास्तव में होमो उस वंश का नाम है और जिसकी एक जाति सैपियंस है, और लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, लिन। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था।
एक बार और देखते हैं। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति का। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद का नाम भी लिखा रहता है जिसने सबसे पहले इसकी खोज की थी। ये जैसे मानव का नाम होमो सैपियंस है, तो होमो उसका वंश है, सैपियंस जाति है, और लिन उस वैज्ञानिक का नाम है लिनियस का संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रकार से होमो सैपियंस की खोज किसने की थी? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लिनियस ने किया। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मेढक का है राना टेंगरीना। बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का है कैनिस फैमिलियरस। कैनिस फैमिलियरस। गाय का है बॉस इंडिकस। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। आम का है मैनगेफेरा इंडिका। धान का है ओरिएजा साटिवा। गेहूं का है ट्रिटिकम अस्टिवम। मटर का है फिजम साटिवम। चना का है साइसर अरिटेनम। सरसों का है ब्रासिका कैम्स्ट्रिस्ट। तो इस प्रकार से जीवधारियों के जो है वैज्ञानिक नाम है। एक बार और देखते हैं। मनुष्य का है होमो सेपियंस। मेढक का है राना ट्रिंगिना। बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का है कैनिस फैमिलियर्स। गाय का है बॉस इंडिकस। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। आम का है मैंगीफेरिया इंडिका। धान का है ओरिजा साटिवा। गेहूं का है ट्रिटिकम अस्टिवम। मटर का है पिसम साटिवम। चना का है साइसर अरिटिनम। सरसों का है ब्रासिका कंपेस्टिरस। कोशिका एवं कोशिका संरचना। कोशिका जिसको सेल कहते हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? आधारभूत जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह जो है कोशिका सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। ठीक, इसमें प्रायः स्वजन सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। यह स्वजनन की क्षमता रखती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है कोशिका में। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसको कोशिका कहते हैं। तो प्रत्येक जीव की शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने किया था। तो 1665 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की थी। या कहाँ के निवासी थे? तो ब्रिटेन के निवासी थे। इन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में कार्क की एक पतली काट सेक्शन में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी थी। इन कोठरियों को उन्होंने कोसा सेल का नाम दिया। यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, अ लिटिल रूम। कोसा का मतलब क्या हुआ? अ लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया है। तो सेल का सर्वप्रथम जो अध्ययन है यह उसकी खोज है। तो रॉबर्ट हुक 1665 में किया और अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से और कार्क की एक पतली काट को अनेक सूक्ष्म भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियों में देखा इन्होंने।
और उसको इन्होंने नाम दिया सेल। सेल का शाब्दिक अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, अ लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक की अध्ययन जो उनका प्रकाशित हुआ तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। ल्यूनहाक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। तो रॉबर्ट हुक ने एक मरी हुई कोशिका देखा, लेकिन सर्वप्रथम ल्यूनहाक ने 1674 ईस्वी में क्या किया, जीवित कोशिका को इन्होंने सर्वप्रथम देखा। ठीक, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। तो 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इनमें से निम्नलिखित हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहाक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर संगठन का अध्ययन किया था। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहाक ने की, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665, ल्यूवेनहाक ने 1674 में जीवित कोशिका का अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट हुक की है। अब विभिन्न खोज देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी। तो केंद्रक की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन है। केंद्रक की खोज कब हुई थी? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। डुजार्विन ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज की। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो डुजार्विन ने की। इसी को जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो डुजार्विन ने की, जीव द्रव्य की खोज। लेकिन पुरकिंजे जो कि 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया था। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्विन ने की। लेकिन जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। कब दिया? 1839 में। रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की, और ल्यूनहाक ने जीवित कोशिका की खोज की। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। डुजार्विन ने जीव द्रव्य की खोज की और पुरकिंजे ने इसको जीव द्रव्य का नाम दिया था 1839 में। जीव द्रव्य क्या है? अर्ध तरल दानेदार व सजीव पदार्थ, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक हुई स्लाइडेन। इन्होंने पादपों के शरीर का सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है ये बताया। तो स्लाइडेन ने क्या कहा? स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का जो शरीर है तो बहुत सारी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। ये 1838 में कहते हैं। तो स्लाइडेन का सिद्धांत है पादपों से संबंधित, और पादप किससे बने होते हैं? विभिन्न सूक्ष्म कणिकाओं से बने होते हैं। तो ये स्लाइडेन ने बताया था 1838 में। 1839 में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कणिकाओं से बना होता है। स्लाइडेन ने सर्वप्रथम 1838 में बताया कि पादपों का जो शरीर है सूक्ष्म कणिकाओं से बना होता है। लेकिन बाद में आते हैं 1839 में स्वान, इन्होंने कहा कि जंतुओं का भी शरीर सूक्ष्म कणिकाओं से बना होता है। 1855 में बिरचो नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो बिरचो ने क्या बताया? बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है तो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। तो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती हैं, ऐसा बिरचो ने 1855 में बताया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया केंद्रक की खोज 1831 में केंद्रक को बताया था। डुजार्विन ने जीव द्रव्य की खोज की और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। स्लाइडेन ने 1838 में क्या किया? पादपों को बताया कि ये सूक्ष्म कणिकाओं से बने होते हैं। स्वान ने बताया 1839 में कि जितने भी जीव हैं वो भी सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। 1855 में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है तो पहले मौजूद कोशिकाओं से ही मिलकर के नई कोशिका बनती है।
अब बात करते हैं मैक्स सुल्ज की। तो मैक्स सुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक भी होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। तो मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया? तो मैक्स सुल्ज ने दिया 1861 में। इन्होंने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियर होता है। 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। तो स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक हुए, 1884 में इन्होंने बताया कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों या वंशागति में भाग लेता है। तो पैतृक जो लक्षण आते हैं वंशागति में भाग लेने को किसने बताया था? केंद्रक को स्ट्रासबर्गर ने। तो बर्गर आए और इन्होंने कहा कि ये जो केंद्रक है ये वंशागति में भाग लेता है, इसमें पैतृक लक्षण पाए जाते हैं। 1884 में मैक्स सुल्ज ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोशिका जो कि प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है और इसमें एक केंद्रक भी होता है। इसको क्या नाम दिया गया? प्रोटोप्लाज्म मत या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया गया। कैमिनो गाल्जी 1898 में गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय की खोज किया था। तो गाल्जी काय की खोज किसने की? तो कैमिलो गाल्जी ने किया था 1898 में। केंद्रक के भीतर संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 में फेलिक्स फोंटाना ने किया था। तो मुझे लगता है 1774 की जगह 1874 होना चाहिए। तो सर्वप्रथम केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज तो केंद्रक को बताने वाले थे आपके केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक की खोज किया था, न्यूक्लियस। लेकिन केंद्रक के भीतर एक केंद्रिका होती है, इसकी खोज फेलिक्स फोंटाना ने किया। तो फेलिक्स फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक, और केंद्रक के अंदर एक क्या होती है? केंद्रिका पाई जाती है, जिसकी खोज फेलिक्स फोंटाना ने किया था। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। तो क्रोमैटिन की खोज का पता किसने लगाया? तो फ्लेमिंग ने लगाया। तो क्रोमैटिन की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग ने की। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। तो गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? वाल्डेयर ने किया। और क्रोमैटिन का पता किसने लगाया? तो फ्लेमिंग ने लगाया। और कोशिका के विभाजन के बारे में भी फ्लेमिंग ने बताया था। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। इसके बाद आते हैं स्चिम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया। तो स्चिम्पर पर्णहरित का नामकरण किए, वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया और फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन का पता लगाया था। केंद्रिका की खोज फेलिक्स फोंटाना ने किया। कैमिनो गाल्जी ने गाल्जी उपकरण की खोज की और स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों से युक्त होता है और वंशागति में ये भाग लेता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, फेलिक्स फोंटाना ने बताया था। फ्लेमिंग ने बताया क्रोमैटिन की खोज किया और बताया कि कोशिका विभाजन भी इन्होंने बताया। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नाम दिया था, गुणसूत्र का नामकरण किया था वाल्डेयर। और स्चिम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया था। स्चिम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया था। बीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया था। तो बीजमैन ने क्या किया? तो इन्होंने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। दोनों में क्या अंतर है? सोमेटोप्लाज्म में और जर्मप्लाज्म में दोनों में क्या अंतर है? तो बीजमैन ने 1892 में अंतर बताया था। तो बीजमैन सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में अंतर बताया था। जी.ई. पैलेट ने 1955 में राइबोसोम की खोज की। बड़ा महत्वपूर्ण है, राइबोसोम की खोज किसने की? तो जी.ई. पैलेट ने किया था। जी.ई. पैलेट ने राइबोसोम की खोज किया था। बीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में अंतर बताया। स्चिम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया।
और वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया, और क्रोमेटिन का पता लगाया फ्लेमिंग ने, और जी पैलेट ने राइबोसोम की खोज 1955 में किया। अब आते हैं डी डबे ने लाइसोसोम की खोज की, तो लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डबे हैं, राइबोसोम के खोजकर्ता जी पैलेट हैं। टी बोवेरी ने तारकाय का नामकरण किया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया? तो टी बोवेरी ने 1888 में तारकाय का नामकरण किया। डी डबे ने लाइसोसोम का नामकरण किया, और जी पैलेट ने राइबोसोम का नामकरण किया था। रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, और इसे बायोब्लास्ट का नामकरण भी इन्होंने दिया था। तो रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, और इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रिचर्ड अल्टमान ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले रिचर्ड अल्टमान थे। बेंडा ने 1897-98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने की, और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया? बेंडा ने दिया। तो बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया, रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। टी बोवेरी जो सेंट्रोसोम जिसको तारकाय कहते हैं उसका नामकरण किया था, टी बोवेरी ने तारकाय का नामकरण किया। डी डबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डबे थे। टी बोवेरी तारकाय सेंट्रोसोम के नामकरण करता थे। जी पैलेट इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी 1955 में। तो जी पैलेट राइबोसोम के खोजकर्ता, डी डबे लाइसोसोम, टी बोवेरी तारकाय। रिचर्ड अल्टमान माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और बायोब्लास्ट नाम दिया। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। बीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया था। बीजमैन ने। स्चिम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया था। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया। स्चिम्पर ने पर्णहरित और वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया था और कोशिका विभाजन के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था। केंद्र के भीतर संघनित भाग केंद्रिका की खोज किसने की? तो फेलिक फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की। तो फेलिक फोंटाना केंद्र की खोज किया था केंद्रिका की 1774 में। तो केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने किया। गाल्जी काय की खोज किसने की? तो कैमिनो गाल्जी ने की। गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने। 1884 में ट्रांसबर्गर ने क्या बताया कि जो केंद्रक होता है तो इसमें पैतृक लक्षण और वंशानुगति पाई जाती है। मैक्स सुल्ज ने बताया था, क्या बताया था मैक्स सुल्ज ने? कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है और जिसमें केंद्रक भी होता है। इसी को जो है प्रोटोप्लाज्म मत या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी देने वाले मैक्स सुल्ज थे या प्रोटोप्लाज्म मत देने वाले मैक्स सुल्ज। इनका कथन था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इन्होंने 1861 में मैक्स सुल्ज प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। 1855 में बिरचो ने बताया था कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो ये बिरचो बताते हैं। 1839 में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री जिनका नाम स्वान है, उन्होंने जंतुओं के शरीर का जो निर्माण होता है तो उसको बताया था कि सूक्ष्म कणिकाओं से बनकर के होता है। 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडन ने बताया था कि पादपों का जो शरीर बनता है तो सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। डुजार्डिन ने बताया था, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज किया था। तो जीव द्रव्य की खोज करने वाले, प्रोटोप्लाज्म की खोज करने वाले डुजार्डिन थे, लेकिन जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम जो है नाम देने वाले पुरकिंजे थे। इसी जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। एक बार पूरा देखेंगे। कोशिका की खोज डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में कार्क की एक पतली काट सेक्शन में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियां देखी। इन कोठरियों में उन्होंने कोसा, इसको सेल का नाम दिया। यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कण, अ लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का अध्ययन प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया है। इन्होंने कोशिका की खोज की। ल्यून हाक ने
1674 में ल्यूनहाक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर संगठन का अध्ययन किया। तो जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ल्यूनहाक ने देखा 1674 में। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल किसे कहा जाता है? तो 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजी हुई। इनमें से निम्न है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? केंद्रक न्यूक्लियस की खोज 1831 में किया। डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की और पुरकिंजी ने जीवद्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था 1839 में। 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बताया कि जो है पादपों का जो निर्माण होता है तो सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर के होता है। 1839 में प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतुओं का भी निर्माण सूक्ष्म कणिकाओं से बनकर के होता है। बिरचो ने बताया 1855 में कि कोई भी नई कोशिका का निर्माण होता है तो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। मैक्स सुल्ज ने 1861 में प्रोटोप्लाज्म मत या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म एक पिंड है और यह कोशिका में होता है और इसमें एक केंद्रक भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसी को जो है प्रोटोप्लाज्म मत या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। 1884 में स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया था कि जो केंद्रक होता है इसमें पैतृक लक्षण पाए जाते हैं और वंशागति में जो है इसका भाग होता है, ये भाग लेता है। कैमिलो गाल्जी ने बताया था, गाल्जी उपकरण की खोज, गाल्जी का एक खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था 1898 में। केंद्रक के भीतर संगठित भाग केंद्रिका की खोज 1874 में फेलिक फोंटाना ने किया था। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में इन्हें बताया। तो फ्लेमिंग ने 1880 में क्रोमेटिन की खोज भी किया था। केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने किया। वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। 1880 में गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? तो वाल्डेयर ने किया था। इस चिंपर ने पर्णहरित का नामकरण किया। 1838 में इस चिंपर ने पर्णहरित का नाम किया था। वाल्डेयर ने गुणसूत्र, इस चिंपर पर्णहरित, और बीजमैन ने सोमेटाप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म में अंतर स्पष्ट करने वाले बीजमैन है। जीई पैलेट, इन्होंने राइबोसोम की खोज किया था। जी पैलेट राइबोसोम की खोज 1955 में किया था। डी डबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की और जी पैलेट राइबोसोम की खोज की। टी बोवेरी 1888 में तारकाय की खोज, सेंट्रोसोम की नामकरण किया था। टी बोवेरी ने तारकाय का नामकरण, सेंट्रोसोम का नामकरण 1888 में किया। रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले रिचर्ड अल्टमान थे और इन्होंने बायोब्लास्ट नाम भी दिया था किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। बेंडा जो कि 1897-98 में हुए और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने किया था। कोशिका की आकृति एवं आमाप। कोशिका की आकृति एवं आमाप सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं आमाप में विविधता पाई जाती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है जिसमें सभी जैव प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। तो सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं माप में क्या होता है? विविधता पाई जाती है। और किसी जीव में केवल एक ही कोशिका हो सकती है जिसमें सभी जैविक प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। कुछ अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार संपादित करती हैं। तो किसी में एक कोशिका होगी और उसी से सारी प्रक्रिया होंगी, किसी में अनेक कोशिका भी होंगी और उनसे जो है कार्य संपादित होगा। अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। इनका शरीर किससे? एक कोशिकी से मिलकर के बना होता है। तो एक कोशिकी का उदाहरण क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम है और जीवाणु है। इसीलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यूनिसेलर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? अमीबा को, पैरामीशियम को और जीवाणुओं को। दूसरी ओर वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये तो एक कोशिकी की बात हो गई अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणुओं की। अब दूसरी ओर जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म
बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय पौधों तथा जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति शेप की हो सकती हैं। तो पौधों और जंतुओं में जो बहुकोशिकीय पौधे और जंतु तो विभिन्न प्रकार विभिन्न आकृतियों की कोशिकाएं हो सकती हैं। कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होती हैं, परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक भिन्नता होती है। कोशिकाएं अधिकतर किस में पाई जाती हैं? गोलाकार में, लेकिन उनके आकृति में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। ये कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार हो सकती हैं, घन की तरह हो सकती हैं और स्तंभ की तरह भी ये कोशिकाएं हो सकती हैं। कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी तथा शाखान्वित तंत्रिका कोशिका होती हैं। जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं तो क्या होती हैं? कुछ जंतुओं की कोशिकाएं लंबी होती हैं तथा शाखान्वित अर्थात तंत्रिका कोशिका होती हैं। तो जंतुओं में क्या होता है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है और ये लंबी होती हैं। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना आंखों द्वारा दिखाई नहीं देती। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? अधिकतर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं और बिना किसी यंत्र के इनको नहीं देखा जा सकता है। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ऐसी कोशिकाएं हैं जो कुछ सेंटीमीटर की होती हैं, जिनको केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मतम कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है। जो सबसे सूक्ष्मतम कोशिका है उसका आकार क्या है? 0.1 माइक्रोन। ये सूक्ष्मतम कोशिका होती है। 0.1 माइक्रोन इसका आकार होता है। जो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। तो सूक्ष्मतम कोशिका जिसका आकार 0.1 होता है और 0.1 माइक्रोन होता है, ये माइक्रोन में मापी जाती है 0.1 माइक्रोन में, और इसका आकार क्या है? 0.1 माइक्रोन। और ये कहाँ पाई जाती है? तो माइक्रोन से माइक्रोप्लाज्मा में जो है माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। जंतुओं की पेशी कोशिका तथा जूट एवं सन जैसे पौधे के रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं। तो जंतुओं की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं और जूट एवं सन जैसे जो पौधे के रेशे होते हैं तो इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? कुछ लंबी पाई जाती हैं। तो लंबी कोशिकाओं के उदाहरण देखिए, जंतुओं में जो है पेशी कोशिका, और पौधों में जूट और सन की जो है पौधों के जो रेशे होते हैं तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं तो काफ़ी सेंटीमीटर लंबी पाई जाती हैं। अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ जिसे पीतक या यॉल्क कहा जाता है भी एक कोशिका है। तो अंडे में जो पीला पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पीतक कहते हैं, और याल्क या पीतक कहते हैं, और ये भी एक प्रकार का क्या है? कोशिका है। तो अंडे के केंद्र में पाए जाने वाला पीला पदार्थ भी एक कोशिका है। यह उबले अंडे में स्पष्ट दिखाई देती है। जब अंडा उबलता है तो एक कोशिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आमाप 170 mm होता है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका माप क्या होता है? 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात सबसे बड़ी सर्वाधिक बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, और जिसकी माप है 170 mm, जिसे बिना किसी युक्ति की सहायता से भी देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, इसको साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है कि इसको शुतुरमुर्ग के अंडे को, इसका आकार 170 mm होता है और ये सर्वाधिक बड़ी कोशिका है। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी 1838 में जर्मनी वनस्पति विज्ञान शास्त्री एमजे स्लाइडन ने तथा 1839 में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो स्लाइडन जर्मन के थे और वनस्पति विज्ञान के ये वैज्ञानिक थे, लेकिन स्वान जो है जंतु विज्ञान शास्त्री थे। स्लाइडन वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, स्वान जो है जंतु विज्ञान शास्त्री थे। थियोडर स्वान, और ये भी जर्मनी के थे। इन दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। इनके सिद्धांत की पहली बात है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है
या तो एक कोशिका से मिलकर के बना होगा या तो अनेक कोशिकाओं का बना होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तो जितने भी जीव की उत्पत्तियां होती हैं सारी कोशिकाओं से ही होती हैं, और जीवों का जो शरीर मिलकर के बना होता है तो कोशिकाओं से बना होता है। तीसरी बात कही कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर के काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। तो सभी कोशिका क्या है, एक स्वाधीन इकाई हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर के काम करती हैं, और इन सभी कोशिकाओं के मिलकर के काम करने से एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो केंद्रक की अहम भूमिका होती है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है या कोशिका की उत्पत्ति में जिस क्रिया का आश्रय लिया जाता है उसमें केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है। तो कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद देखिए, ये तो सिद्धांत की बातें थी। प्रत्येक जीव का शरीर एक और अनेक कोशिकाओं से बना होता है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होगी, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर करके काम करती हैं और फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है इसमें केंद्रक मुख्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। ये उसकी बातें हो गई। अब कहते हैं कोशिका सिद्धांत का ये जो दिया उसका एक अपवाद भी है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद, तो एसेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है वरन एक तथ्य है। विषाणु वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती एवं सर्वथा संक्रामक परिजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। तो जो कोशिका का इन्होंने सिद्धांत दिया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, तो वायरस के विषय में यह सिद्धांत खरा नहीं उतरता। जब इस सिद्धांत का परीक्षण करेंगे तो वायरस में जो है कोई भी कोशिका नहीं होती है, और यह वायरस क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है कौन, विषाणु वायरस। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती, और यह क्या करता है, यह संक्रामक परजीवी के रूप में कार्य करता है। ये संक्रमण भी फैलाता है, परजीवी भी है। तो विषाणु क्या है, परजीवी है और संक्रामक है। लेकिन जब ये किसी के संक्रमण में जाएगा तो ये परजीवी तो है, तो सजीव की तरह काम करेगा। जैसे अलग हो जाएगा, विलगित हो जाएगा, तो ये विलगित अवस्था में क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। जब निर्जीव हो जाएगा तो फिर ये जो है निर्जीव होने के कारण से फिर इसमें कोई वो नहीं रहेगा, जीव नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत का ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। विषाणु ऐसी प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सका। मतलब इसका जो है निर्माण तो हुआ, लेकिन कोशिका तक पहुंचते पहुंचते ये क्या है, यह आधा ही रह गया, उसका निर्माण नहीं हो सका। तो ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद। एक बार क्विक रिवीजन, कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री एमजे स्लाइडन और 1839 में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसकी मुख्य बातें, प्रत्येक जीव या शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर के काम करती हैं और फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से होती है उसमें केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है, सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। लेकिन कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है जो कि वायरस है। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं वरन क्या है, एक तथ्य है। विषाणु जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है एवं सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में जब ये अलग हो जाते हैं किसी जीव से तो ये निर्जीव हो जाते हैं। विषाणु ऐसी प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये हो सकती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। तो रचना के आधार पर इनकी दो वैरायटी है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस प्रकार की कोशिका प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं
प्रिमेटिव सेल इनको कहते हैं। प्रिमेटिव सेल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। यह सरल रचना वाली कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है और ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। प्रिमिटिव सेल इनको कहते हैं। जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? तो जीवाणु की कोशिका, बैक्टीरियल सेल जो पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बहुत अच्छा उदाहरण है। इनका आकार प्रायः LU से 10U के मध्य होता है। जो बैक्टीरियल कोशिका होती है इसका आकार 1U से 10U के मध्य होता है। इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल अर्थात DNA द्वारा निर्मित गुणसूत्र, क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म के विशेष क्षेत्र मौजूद होते हैं। तो जीवाणु कोशिका जो होती है बैक्टीरियल सेल, उसमें उसका आकार क्या होता है? 1U से 10U के मध्य होता है और इनमें पाए जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होता है? DNA। और DNA द्वारा निर्मित क्या होता है? जो DNA द्वारा निर्मित गुणसूत्र है, क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य के क्या होता है? विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। ठीक, तो कोशिका में क्या होता है? DNA पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के विशेष क्षेत्र में जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। DNA द्वारा निर्मित क्या होता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे बनता है? DNA से बनता है। और ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इस विशेष क्षेत्र को ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं किस क्षेत्र को? जिसमें कोशिका द्रव्य के अंदर जहां पर DNA से निर्मित क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र पाया जाता है। इसी क्षेत्र को, विशेष क्षेत्र को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। केंद्रक झिल्ली होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाला पदार्थ DNA, RNA, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाला पदार्थ DNA, RNA, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, तो इसमें क्या होता है कि DNA, RNA और प्रोटीन, ठीक, ये इसके संपर्क में होता है। कब? जब केंद्रक झिल्ली जो है की अनुपस्थिति होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति होती है। केंद्रक झिल्ली जहां पर नहीं पाई जाएगी वहां पर क्या पाया जाएगा? DNA, RNA, प्रोटीन। और कहां पर ये रहेगा? कोशिका द्रव्य के अंतर्गत साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। जहां पर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, उसकी अनुपस्थिति में DNA, RNA और प्रोटीन कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहेगा। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। DNA, RNA, प्रोटीन जो है केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति में भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। ठीक, तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अन्य कोशिकांगों का क्या रहता है? अभाव रहता है। साइटोप्लाज्म में क्या है? इतने सारे DNA, RNA और प्रोटीन, ये सब जो है केंद्रक झिल्ली के अभाव में पाए जाएंगे और राइबोसोम पाया जाएगा। इसके अलावा और भी कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाएंगे। किसमें? कोशिका द्रव्य में। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होता है। हरित जो है, हरित क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक पाया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, जो प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लाज्म। ठीक है, और जो क्लोरोप्लाज्म क्या होता है? ये हरित लवक होता है।
और ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक और प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा रचना में पाया जाता है। तो ये जो हरित लवक है ये कैसे बनता है? तो प्लाज्मा की झिल्ली होती है और थैलीनुमा होती है, उसी से निर्मित होता है। तो हरित लवक कैसे बना रहता है? प्लाज्मा की झिल्ली से बनता है और थैलीनुमा इसकी आकृति होती है और ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में उपस्थित होता है। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली निर्मित थैलीनुमा संरचना में क्या होता है? मौजूद होता है हरित लवक। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक। ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य पाया जाएगा और हरित लवक पाया जाता है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन ये जो है केंद्रक झिल्ली के अभाव में ये जो है कहां पर पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। ठीक। और प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है? तो प्रोकैरियोटिक का सबसे अच्छा उदाहरण है जीवाणु कोशिका। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। इसका आकार क्या होता है? तो 1 U से 10 U के मध्य होता है और इसमें पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए द्वारा निर्मित क्या होता है? गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है और डीएनए से निर्मित ये जो क्रोमोसोम जिसको गुणसूत्र कहते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए से मिलकर के बना होता है और ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है और ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। अब बात करेंगे, अच्छा, लवक, हरित लवक जो है ये कैसे होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं हरित लवक और ये जो है हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित होता है और इसकी संरचना थैलीनुमा संरचना होती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिका होती है और पूरी तरह से विकसित नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं कौन कौन सी? जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों तथा जंतु में पाई जाती हैं। वायरस, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलग, ये जो है इनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती और इनको छोड़कर की सभी पौधे, सभी जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका का अपवाद क्या है? तो वायरस है, बैक्टीरिया है और नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गे। यह संरचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। कौन? यूकैरियोटिक। यह रचनात्मक और पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसका आकार बड़ा भी होता है और इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। उसमें क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं रहता प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और जिसके चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है केंद्रक, लेकिन उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, जिसके कारण डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि किसके संपर्क में होते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म के संपर्क में होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित जो है केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली केंद्रक में पाई जाती है यूकैरियोटिक में। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाएगा इसमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ठीक है ना, झिल्ली युक्त कोशिकांग। इनमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होंगे? 1 से अधिक पाए जाएंगे। गुणसूत्र क्या होते हैं? बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें भी डीएनए द्वारा निर्मित जो है क्या होता है? क्रोमोसोम पाया जाता है और ये कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक। इसमें भी जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, इसको देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, ये आदिम कोशिकाएं हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक आदिम कोशिकाएं या प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका सुविकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इनमें प्रारंभिक और अविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक तो होता है लेकिन प्रारंभिक केंद्रक और अविकसित केंद्रक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका आदिम कोशिका या प्रीमिटिव कोशिका, यूकैरियोटिक सुविकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्रारंभिक और अविकसित केंद्रक इसमें होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका दोनों उपस्थित होते हैं। तो प्रो में जो है केंद्रक कला नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं रहेगा, लेकिन यू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका उपस्थित होगी यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे गाल्जिकाय तंत्र, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे गाल्जिका तंत्र, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं। एक बार और देखिए, केंद्रक कला तथा केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं पाए जाते, जिनमें से गाल्जिका तंत्र, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक में गाल्जी तंत्र होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, मिटोसिस इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन होगा और प्रोकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें स्वतंत्र तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। स्वतंत्र तंत्र कहाँ होता है, प्लाज्मा झिल्ली में, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें स्वतंत्र तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बहुत बड़ा अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में स्वतंत्र तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्वतंत्र तंत्र का अंतर माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक में होता है और प्लाज्मा झिल्ली में प्रोकैरियोटिक में स्वतंत्र तंत्र होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में हरित लवक नहीं पाया जाता और प्रकाश संश्लेषी जो तंत्र है तो आंतरिक झिल्लियों में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र और हरित लवक, ये इसमें प्रकाश संश्लेषी जो तंत्र होता है तो किस में होता है, हरित लवक में होता है, लेकिन इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है और हरित लवक अनुपस्थित होता है। ठीक, और यूकैरियोटिक में इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषी तंत्र होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है पतली होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो कोशिका जो भित्ति होती है सेल वॉल जो है, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पतली होती है और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें कथाभिका फ्लैगेलिया में सूक्ष्म तंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में इनके जो है कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 की व्यवस्था होती है। तो प्रोकैरियोटिक में कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं, इसमें कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 की व्यवस्था नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कशाभिका में फ्लैगेलिया में सूक्ष्म तंतु होते हैं और 9+2 की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक में कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 की व्यवस्था होती है। माइक्रोट्यूबुलस और 9+2 की दोनों की व्यवस्था होती है और उसमें क्या सूक्ष्म तंतु होते हैं और इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, 9+2 भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती है,
लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है। इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में रिक्तिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में रिक्तिका उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है और यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन क्या होता है? मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें कोशिका का विभाजन क्या होता है? विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक में समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन होता है। मेयोसिस और मिटोसिस कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री हो गया। किसमें? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का